हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ, कि मेंटल हेल्थ को वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, या वो कौन कौन से फैक्टर है जिनकी वजह से बीमारियां हो सकती है, जिनकी वजह से मेंटल बीमारियां हो सकती है ना, बीमारियां हो सकती है। कौन सी बीमारियां? तो यहाँ पर केवल मेंटली आएगा, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर होंगे? तो देखो, पहला हो सकता है जेनेटिकल। आप लोगों को पता है अगर एक पेरेंट्स फुल ड्रिंकर है तो उनके बच्चे को भी ड्रिंक की आदत लगने के 20% चांस हो सकते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये जीन करवाते हैं। कौन करवाते हैं? जीन। जीन क्या होते हैं? तो जीन के बारे में अगर अपन एक सिनेरियो देखें ना, तो क्या होते हैं? तो देखो, जैसे डीएनए और आरएनए, है ना, इन डीएनए और आरएनए के अंदर होते हैं क्रोमोसोम। माइक बंद करो, माइक बंद करो। और क्रोमोसोम में होते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्रोमेटिन रखते हैं जीनोम को, और जीनोम रखते हैं जीन को। और इस एक जीनोम के अंदर लगभग 30,000 जीन होते हैं। और इस जीन के अंदर जेनेटिकल मटेरियल होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफर होता है। तो ये होते हैं हमारा एक बेसिक फंडा ले लिया हमने कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जीन वर्क करते हैं। तो देखो, जैसे मेरी लाइफ है तो मैं अपनी लाइफ को किस तरीके से निकाल रहा हूँ, उस दौरान बहुत सारी मेरी लाइफ है वो एक्सपीरियंस कलेक्ट करती है। क्या करती है? एक्सपीरियंस कलेक्ट करती है। जिस चीज की मुझे हैबिट है वो हैबिट मेरे कोडिंग में चेंज हो जाती है। मतलब मेरा जो बॉडी के जीनोम है ना, वो उस कोडिंग को ले लेते हैं। तो वो जो कोडिंग होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाती है। क्योंकि आप लोगों ने वो तो पढ़ा होगा कि हमारे जब भी क्रोमोसोम एक जाइगोट बनता है, मेल फीमेल ओवम से मिलकर एक जाइगोट बनता है। इस जाइगोट के अंदर 23 फीमेल के क्रोमोसोम होते हैं और 23 मेल के क्रोमोसोम होते हैं। तब जाकर ये 46 क्रोमोसोम वाला एक सेल बनती है। तो ये जो क्रोमोसोम जाते हैं ना, तो वो क्रोमोसोम के अंदर हम क्या लेकर चल रहे थे? जीनोम, ठीक है, मतलब जीन भी लेकर जाते हैं। तो वो इन्हीं जीन की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जेनेटिकल इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होता है। तो देखते हैं पहला जेनेटिकल फैक्टर क्या कहता है कि एनी काइंड ऑफ डिजीज ट्रांसमिटेड वन जनरेशन टू अनोदर, कि कोई भी प्रकार की बीमारी हो वो एक पीढ़ी से अगर दूसरी पीढ़ी में जाती है तो हम उसको बोलते हैं जेनेटिकल डिसऑर्डर। बीमारी जा रही है इसलिए हम क्या बोलेंगे? डिसऑर्डर, ठीक है। और अगर गुण जा रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? अगर वो बोलते हैं सदुगुण, है ना, तो अगर गुण जाते हैं तो अब हम क्या बोलेंगे? तो गुण जाएंगे तो पर्सनालिटी बनेगी, अच्छी बनेगी, है ना। तो ऐसा तो होता ही है, कॉमनली सभी के जाते हैं। जो अच्छे आचार और विचार होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर कॉमनली ट्रांसफर होते हैं। तो अगर बीमारी जा रही है तो हम उसको डिसऑर्डर का नाम दे देंगे। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि कौन कौन सी चीजें जो जा सकती है, कौन कौन सी बीमारियां। तो देखो, एल्कोहलिज्म जो सबसे पहले मैंने उदाहरण रखा है। इसके अलावा साइकेट्रिक का सबसे बड़ा डिसऑर्डर सिजोफ्रेनिया। कौन सा? साइकेट्रिक का सबसे बड़ा डिसऑर्डर, इसका नाम है सिजोफ्रेनिया। मेनिया, मेनिया मूड डिसऑर्डर हो गया। और जो सिजोफ्रेनिया है वो कुछ टाइप्स के अंदर आता है। तो इसके बारे में अपन डिस्क्रिप्शन से नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे जब डिजीज पढ़ेंगे। तो देखो, होता क्या है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि एक जाइगोट होता है। उस जाइगोट की जो सेल्स बनी है वो कितने क्रोमोसोम से मिलकर बनी है? 46। तो इसके पास 46 आए कहाँ से? तो फीमेल का जो ओवम होता है उसके पास केवल 23 क्रोमोसोम होते हैं, मेल के पास में केवल 23 होते हैं। तो देखो, 22 पेयर XX एंड 1 पेयर XY, ठीक है। इस तरीके से क्लासिफिकेशन होता है।
अब पेयर का मतलब आया, इसका मतलब क्या हो गया, जस्ट डबल 46। ठीक है, सो जो यस सर। एक्स वाई है वो इंडिकेटर होता है मेल जीनोम का, किसका, मेल का, और जो एक्स एक्स है वो इंडिकेटर होता है फीमेल का। ठीक है, मतलब अगर 46 के 46 अगर एक्स एक्स में ही है, 46 क्रोमोसोम सभी के सभी एक्स और एक्स है, तो कंप्लीटली जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा, फीमेल। और अगर 46 में से केवल एक वाई है, तो ये जो मेल, ये जो बच्चा बनेगा वो कैसा बनेगा, मेल। ठीक है, आवर नेचर इज एनकोड इन क्रोमोसोम। देखो ये जो बात मैं भी आप लोगों को बोलने वाला था कि हमारा जो नेचर होता है ना वो कोडेड हो जाता है। कोडेड का मतलब आप लोगों ने कोडिंग देखी होगी, कंप्यूटर हमारी कमांड को फॉलो नहीं करता है, किसको, कंप्यूटर की एक स्पेशल कोडिंग होती है, स्पेशल कोडिंग, है ना, कंप्यूटर केवल उसी कोडिंग को समझता है। इसी प्रकार से जैसे आप सेल्स की आप लोगों ने स्टडी की, सेल्स के पास भी एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी 37 जीन होते हैं, जिसमें से 24 कोडेड होते हैं और बाकी अनकोडेड होते हैं। ठीक है, तो 24 ने क्या, यस 24 के अंदर कोडिंग किस चीज की होती है कि एटीपी कैसे बनता है, 24 के अंदर किस प्रकार की कोडिंग है कि एटीपी कैसे बनता है, ये चीज वो जानता है। ठीक है, तो हमारा भी जो यस नेचर है ना वो कोडेड हो जाता है, और कोडेड होकर हमारे जीन के अंदर एक प्लेस ले लेता है। पर जब भी हमारा बच्चा, हमारे खुद के बच्चे होते हैं ना, तो उन बच्चों के अंदर भी जैसे हमारे विचार और हमारी थिंकिंग है, उनसे मिलती जुलती उस बच्चे की भी थिंकिंग होती है। क्योंकि अगर 46 के 46 ही हमारे होते तो जस्ट क्लोन बन जाता। क्या बन जाता कि जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा 100% मेरा बच्चा है। बट आधे मेरे होते हैं, आधे पार्टनर की, उस वजह से दोनों की कॉम्बिनेशन से एक प्रोडक्ट बनता है। उस प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा सा अल्ट्रेशन रहता है, मेरी पर्सनालिटी एजिटेज उसके अंदर नहीं आती, थोड़ी सी चेंज होकर आती है। दूसरा है फैक्टर, वो है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर में क्या होता है, ऑन बॉडी फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ केमिकल, हमारी बॉडी के अंदर बहुत प्रकार के केमिकल है, तो अपन उसको देख सकते हैं इस प्रकार से, माइक्रो न्यूट्रेंट, न्यूट्रेंट, मेजर न्यूट्रेंट, है ना, ये सब क्या है, केमिकल ही तो है। इसके अलावा हार्मोन, इसके अलावा एंजाइम, ये सब क्या है, केमिकल। और इनका अल्ट्रेशन भी हमें प्रॉब्लमेटिक कर देता है। जैसे बचपन में बच्चे का जन्म हुआ, वो था बेचारा 45 सेंटीमीटर का, बट जब जन्म के बाद ही ग्रोथ हार्मोन रुक गया, बोला कि अब नहीं, हम सीक्रेट बिल्कुल नहीं होंगे, तो बच्चा कैसा रह गया, बोना, मतलब क्या हो गया उसको, ड्वार्फिज्म। क्या हो गया, ड्वार्फिज्म। अब अगर इसका एक का अगर सीक्रेट नहीं हो रहा, इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन नहीं हो रहा, तो उसके होने वाले बच्चों के अंदर भी इसका अल्ट्रेशन होना पॉसिबल है। ठीक है, सो केमिकल का अल्ट्रेशन में ऑल्सो इंडिकेट द मेंटल डिसऑर्डर, कर सकता है पैदा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यस सर। यस सर। psychological complication during changes chemical level, then physiological changes occur। देखो जब हमारी बॉडी के केमिकल चेंजेज होते हैं ना, केमिकल में अगर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेज आएगा तो फिजिकल चेंजेज भी हमें देखने को मिलेगा। कब, जब हमारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे थायराइड का सीक्रेशन कम हो रहा है तो बॉडी बहुत थक जाएगी, थोड़ा सा काम करेंगे थक जाएंगे, वेट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा, या फिर हाइपरथायराइडिज्म कम होने लगेगा। तो इस प्रकार के अल्ट्रेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये तो हुआ केमिकल का, है ना। तो ये केमिकल क्या कर रहे थे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी करवा रहे थे, जिसको हम नाम क्या दे रहे थे, साइकोलॉजिकल चेंजेस, क्योंकि कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था, हमारा ब्रेन, उसी की वजह से हमें ये देखने को मिला।
ठीक है, इसलिए हम इसको साइकोलॉजिकल में रखेंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट केमिकल हमारी बॉडी के अंदर कौन से होते हैं जिसका थोड़ा सा अल्ट्रेशन भी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक बन जाता है? सबसे पहला है डोपामिन। कौन सा है सबसे पहला? डोपामाइन। डोपामिन। डोपामिन बहुत सारी प्रोसेसिंग करता है, बहुत सारा काम करता है। देखो, बीपी को मेंटेन रखने का इसका काम, इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसेस और जीनेसिस की प्रोसेस कराने का इसका काम। तो जैसे कि इसका अगर अल्ट्रेशन होता है तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी ज्यादा बनेगी या कम बनेगी? ज्यादा बनेगी तो व्यक्ति बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा? हाइपर हो जाएगा। और अगर कम बनेगी तो व्यक्ति का क्या हो जाएगा? म्यूटिज्म में चला जाएगा, मतलब जो एक्टिविटी करता है वो भी सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। दूसरा होता है एसएसआरआई। इस एसएसआरआई को हम पूरा नाम बोलते हैं सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। और देखो, ये खास पॉइंट है, एसएसआरआई और अगर डोपामिन को हम कंपेयर करें ना, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। ध्यान देना, अगर डोपामिन बढ़ रहा है तो एसएसआरआई कम हो जाएगा, और एसएसआरआई बढ़ रहा है तो डोपामिन कम हो जाएगा। मतलब एक दूसरे के दोनों अपोजिट रहते हैं, दोनों में बहुत घमासान युद्ध होता है कि नहीं तुम बढ़ोगे तो मैं कम हो जाऊंगा, और मैं बढ़ूंगा तो तुम कम हो जाओगे। और देखो, ये दोनों आपस में इसी प्रोसेसिंग के जरिए हमारे दिमाग की एक बैलेंस कंडीशन बनाए रखते हैं। क्या रखते हैं? बैलेंस कंडीशन, कि ना तो एसएसआरआई को बढ़ने दिया जाएगा, ना डोपामिन को कम होने दिया जाएगा, जिसकी वजह से एक लेवल है वो हमेशा फिक्स बना रहता है। मूड में थोड़ा सा अल्ट्रेशन भी आता है और मूड थोड़ा हैप्पी भी हो जाता है, और वो किसकी वजह से होता है? एसएसआरआई की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन और एंडोक्राइन हार्मोन, हमारे जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन है, जैसे प्रोलेक्टिन, एसीटीएच, थायराइड, है ना, ये सब हार्मोन के अंदर चेंजेस भी इसी चीजों को इंडिकेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक उदाहरण दें आपको, तो एंडोक्राइन हार्मोन में एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं एसीटीएच। ये हमारे बीपी को मेंटेन करता है ना। अगर थोड़ा सा चेंजेस हुआ बीपी डाउन, अगर थोड़ा सा बढ़ गया बीपी इंक्रीज, है ना। क्योंकि एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन कराता है, ये अपन आप लोगों ने पढ़ा होगा। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एल्डोस्टेरोन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज होता है, एल्डोस्टेरोन की वजह से ही चेंज होता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर। देखो, पैसों की कंडीशन हर बंदे की अच्छी नहीं होती, पैसे, है ना। तो सोशियो का मतलब क्या है? हमारी सोसाइटी। सोशियो का मतलब क्या होगा? हमारी सोसाइटी। इकोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया? हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन, मतलब पैसा। तो सोसाइटी, या तो हमारी सोसाइटी अच्छी नहीं है तो हमारे मेंटल स्ट्रेस हो सकती है, या फिर हमारे पास पैसा नहीं है, पुअर कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? सोशल अल्ट्रेशन। तो लेक ऑफ नॉलेज, पॉवर्टी, लेक ऑफ अवेयरनेस, फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, नो जॉब सेटिस्फेक्शन। ये 5 पॉइंट है। बस ये 5 पॉइंट आप लोग याद रख लेना, बहुत खास है। और ये 500 पॉइंट किसको इंडिकेट करते हैं? सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर, जो मेंटल को अल्ट्रेशन कंडीशन में डाल सकती है। गरीबी में, मतलब आज लाने के लिए आटा नहीं है तो दिमाग में स्ट्रेस बना रहेगा कि क्या करें कि इतना आ जाए, क्या करें क्या करें, तो वो एक स्ट्रेस पैदा करता है। स्ट्रेस से डिप्रेशन, डिप्रेशन से अपनी कंडीशन टोटली खराब। ठीक है। और लेक ऑफ नॉलेज, लोगों में जागरूकता भी नहीं है। जिसके अंदर मेंटल अल्ट्रेशन आ भी गया है तो उसको पता नहीं है कि मैं मेंटली इलनेस की ओर बढ़ रहा हूँ, कुछ कॉग्निटिव थेरेपी लूँ या कुछ नया करूँ जिसकी वजह से मेरी दिमाग की कंडीशन है वो वापस उभर कर आए। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कल्चरल फैक्टर। आज भी हमारी कल्चर के दौरान देखा जाए तो आज भी हम बहुत सारे ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं कि हमारे बुजुर्ग ये करते थे तो हमें भी यही करना है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उन कल्चर की वजह से भी बहुत सारी मेंटल स्ट्रेस
देखने को मिलती है। क्रॉस मैच रिलेशनशिप बहुत आज के लिए बहुत खास पॉइंट है। क्रॉस मैच रिलेशनशिप, क्रॉस मैच रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि मान लो एक हिंदू लड़की है जो बिल्कुल कैसी है, नॉन वेज, ठीक है, एक मुस्लिम लड़के से अगर शादी करती है तो इस कंडीशन में ये नॉन वेज और ये प्योर वेज, सॉरी हाँ, जैसा आप समझ लो दोनों को कि एक नॉन वेज खाने वाला है, दूसरा पूरा वेजिटेरियन है, तो प्योर वेजिटेरियन। हाँ मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, मुस्लिम वाला में नॉन वेज अपन और इसको कर देते हैं फुल वेज, ठीक है। तो का रिलेशनशिप होता है ना, उस कंडीशन के अंदर बहुत सारे अल्ट्रेशन आ जाते हैं कि पहले तो हमने कभी इनको हाथ भी नहीं लगाया, आज इनको बना बना के वो करना पड़ता है, पता चले कभी खाना ना बनाओ तो इन्हीं को खाना पड़ता है, तो वो मेंटल अल्ट्रेशन को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट और सबसे बड़ा पॉइंट, वो है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट आज बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस को पैदा करता है। इन विच कम ऑल थिंग्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड बहुत सारी थिंग्स इसके अंदर आती है। ड्यूरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब एक बच्चा जन्म लेता है वहां से लेकर जब तक वो मेच्योर होता है वहां तक पूरा का पूरा किसके कॉन्टेक्ट में होता है, एनवायरमेंट के अंदर। तो इन्वायरमेंट डिपेंड ऑन लिविंग इन्वायरमेंट, और जब वो उस इन्वायरमेंट के अंदर रहता है तो बहुत सारी चीजें सीखता है, अच्छी भी और बुरी भी। और कभी कभी कुछ इवेंट की वजह से अपनी कंडीशन खराब भी हो सकती है, जैसे कि हेड इंजरी। इसके अंदर जो थिंकिंग पावर होता है, कॉन्शियसनेस होती है, ये सब अल्ट्रेशन में चली जाती है। और उनको कभी कभी न्यूट्रिशन की वजह से भी ऐसे प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। मतलब अगर माल न्यूरिश, जिसके दो उदाहरण है क्वासियोकोर एंड मरासमस, इन दोनों को क्या हुआ, प्रोटीन और कैलोरीज प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रही, और प्रोटीन और कैलोरीज बॉडी को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिक सुनने की सोचने की क्षमताएं हैं वो कम हो जाएगी। माँ बाप बोलते हैं बेटा आजकल दिमाग बहुत कमजोर हो गया, चलो बादाम लेके आते हैं, 1 किलो बादाम डेली दूध में भिगो भिगो के खिलाएंगे। तो वो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी न्यूट्रेंट है जो दिमाग की प्रोसेसिंग के लिए काम आने वाले हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सप्रेस हो रहे हैं। तो उनको बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो जरूरी है वो बच्चों को दे दो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ड्यूरिंग लेबर, देखो जब भी बच्चा होता है ना उस समय बहुत सारे इवेंट होते हैं, बच्चे होने के दौरान बहुत सारे इवेंट होते हैं, मोस्टली इवेंट होते हैं फर्स्ट बेबी के दौरान, है ना। यस सर। बच्चे के अंदर दिमाग के अल्ट्रेशन आ सकते हैं, और क्या रीजन हो सकता है बच्चा मोनोजाइगोटिक हो, डाइजाइगोटिक हो, या सिफेलिक पोजीशन में हो, या पोडेलिक हो, सीधा हो या उल्टा हो। इसके अलावा मदर स्मोक करती हो, गांवों का ट्रेडिशन नहीं है बट शहरों के अंदर मैक्सिमम लेडीज स्मोक करती है, तो हो सकता है स्मोक करती हो, स्मोक करने की वजह से बच्चे के पास में प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंचे। अगर ऐसा भी होता है तब भी माँ को क्या हो सकता है, अल्ट्रेशन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्री टर्म लेबर हो, बच्चा टाइम से पहले ही जन्म गया हो या टाइम के बहुत बाद में जन्मा हो, तो ये भी अल्ट्रेशन पैदा कर सकते हैं। क्योंकि आपने मेकोनियम का नाम सुना होगा, मेकोनियम। यस। मेकोनियम अगर प्री टर्म जन्म लेगा बच्चा तब तो उसके पास प्रॉपर होता है, पर बच्चे की पूरी ग्रोथ ही नहीं होती। प्री टर्म के दौरान पूरा ग्रोथ नहीं होती, 9 महीने 7 दिन पर पूरी ग्रोथ होकर बच्चा एक्सपेल हो जाता है। बट अगर प्री टर्म की बात करें तो उस कंडीशन में बच्चा पूरी तरीके से मेच्योर नहीं होता, उससे पहले ही बाहर हो जाता है। और पोस्ट टर्म की बात करें तो जो मेकोनियम होता है वो कम होने लगता है। मतलब नॉर्मल जो 600 से 700 ml होता है, अगर हम 40 वीक पर देखेंगे, 40 से 42 वीक पर देखेंगे हम, 42 वीक, तब इसकी जो टोटल अमाउंट होता है वो होता है 200 ml। तो जैसे जैसे मेकोनियम कम होने लगता है वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। और मोस्टली यही कंडीशन होती है जो सिजेरियन सेक्शन को इंडिकेट करती है कि बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ड्यूरिंग लेबर इंजरी, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे इवेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे की कंडीशन खराब हो जाती है, जिसको हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग
लेबर इंजरी हो सकता है, इंसिशन लग गया हो, इंसिशन लगाते वक्त बच्चे के कहीं कट लग गया हो, कोई घाव हो गया हो, है ना, वो सब चीजें इसके अंदर ऐड हो जाएगी। लास्ट है हमारा चाइल्ड साइनोसिस ड्यूरिंग बर्थ। कभी कभी बच्चे के अंदर ऑक्सीजन का लेवल इतना ज्यादा कम हो जाता है कि बच्चा साइनोसिस की कंडीशन में चला जाता है, और अगर साइनोसिस कंटिन्यूअस ग्रेटर देन 3 मिनट भी रह जाता है ना, तब भी पेशेंट जो बच्चा है उसकी ब्रेन सेल्स ऑटोमेटिकली डैमेज होने लगती है। देखो बच्चा जब अपनी मदर की जो वूम्ब को छोड़ता है ना, वूम्ब मतलब पेट को Yes, छोड़ता है ना, तब उसका प्लेसेंटा की जो सप्लाई होती है वो कट जाती है, तो मदर से जो ऑक्सीजन मिलने वाली थी वो ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिलेगी नहीं। अब बच्चा मान लो प्रॉपर टाइम में एक्सपेल आउट नहीं हुआ, उस कंडीशन में बच्चे की जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कैसी हो जाएगी, ऑक्सीजन ब्लॉक, और ऑक्सीजन ब्लॉक हो जाएगी तो ऑटोमेटिक बच्चे की ब्रेन सेल्स होती है वो डैमेज होने लगती है, ब्रेन सेल्स डैमेज। ठीक है, अगर डैमेज हुई ब्रेन सेल्स तो जितनी सेल्स डैमेज हो गई उतना काम बच्चे का खत्म हो गया, मतलब उतनी सेल्स से बच्चा काम, दिमाग का जो काम होता है वो नहीं होगा। सो ये हमारे थे फैक्टर अफेक्टिंग। सो इन चीजों से हमारी ब्रेन की जो हेल्थ होती है और जो मेंटल डिसऑर्डर के मेन कॉज होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। आई होप सभी को समझ में आया। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.